everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video I am talking about physical chemistry. आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करूंगी, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर 1 है और चैप्टर नेम क्या है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसके रिगार्डिंग, जेई मेन हो, नीट हो या क्लास 12 बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। इस चैप्टर से मैक्सिमम 6 या 7 मार्क का क्वेश्चन आता है और क्या आता है, न्यूमेरिकल पार्ट से इस चैप्टर से ज्यादा आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इस सबसे पहले जो चैप्टर नेम हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन में कुछ कह सकते हैं हमारा क्या है, ये हेडिंग है और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है। तो पहले क्या पढ़ना है सोल्यूशन में, सबसे पहले तो हमारा आता है कंसंट्रेशन टर्म। क्या आता है, हमारा कंसंट्रेशन टर्म आता है, ठीक है, जो कि हम क्लास 11 में भी पढ़े हुए हैं। लेकिन कुछ बच्चों का बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो भी क्या हुआ, मैं इस लेक्चर में पूरा डीपली बताऊंगी, ठीक है। तो पहला हमारा जो हेडिंग है वो कंसंट्रेशन टर्म है, एंड दूसरा क्या है, वेपर प्रेशर पढ़ना है, और तीसरा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमारा क्वेश्चन आता है, मींस न्यूमेरिकल पार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही पूछा जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स के होते हैं। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और चौथा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये चारों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके रिगार्डिंग, जेई मेन हो, नीट हो, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम हो, इन्हीं चारों टॉपिक्स क्या से हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, 1/2 फैक्टर, ठीक है। 1/2 फैक्टर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मतलब हेनरी लॉ भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। मतलब ये जितने भी है हमारे हेडिंग्स यहाँ पे हैं, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप कॉपी पेन ले लें और इस हेडिंग को क्या करें, राइट डाउन कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हमको यही सब पढ़ना है कि सोल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, वेपर प्रेशर पढ़ना है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। और ये 1/2 फैक्टर है एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, हेनरी लॉ। ये सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सोल्यूशन क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको ये चैप्टर नेम ही सोल्यूशन, तो आपको सोल्यूशन मीनिंग समझ आना चाहिए कि अगर सोल्यूशन कोई वर्ड ले रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होता है, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं सोल्यूशन का डेफिनेशन भी लिखवाती हूँ, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब हम इसमें चलते हैं, सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है, कि सोल्यूशन क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन समझ लेंगे, उसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है, इट इज सोल्यूशन पहले क्या होता है कि जनरली आप क्या करेंगे, वाटर और सॉल्ट को अगर मिक्सअप कर रहे हैं तो क्या होगा, एक आपको सोल्यूशन वो देगा। ऐसे ही वाटर शुगर को भी क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो क्या आप देगा, सोल्यूशन देगा, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, ये हमारा सोल्यूशन होता है, ठीक। तो सोल्यूशन क्या होता है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सर। तो आप प्लीज पेन कॉपी ले लें और इसको राइट डाउन कर लें, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज होमोजीनियस mixture of two or more substance which loss, ठीक है, which loss their individual identity and cannot be separated by सिंपल मेथड, ठीक है। जो हमारा सोल्यूशन होता है वो सिंपल मेथड से क्या होता है, वो सेपरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और more substance which lost their individual identities and cannot be separated by simple method। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म। क्या होता है, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई सोल्यूशन ले लिया, मैंने क्या ले लिया कि एक बीकर मैंने ले लिया है और इसमें क्या ऐड ऑन कर दिया, कुछ शुगर का पार्टिकल ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होंगे, ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं क्या करती हूँ, इसी को क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक होल करती हूँ और यहाँ से मैं कुछ पानी को निकाल लेती हूँ, मतलब सोल्यूशन को यहाँ पे मैंने एक कंटेनर में निकाल लिया है, तो कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर ऊपर से भी मैं क्या करती हूँ, कुछ पानी को निकाल लेती हूँ, सोल्यूशन को निकाल के मैं दूसरे
टेस्ट ट्यूब में रख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम रख लेते हैं। फिर यहाँ से भी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वाटर यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो जब तीनों का हम चेक करेंगे कि तीनों में कितनी क्वांटिटी है शुगर की, तो वो क्या होगी, इक्वली आएगी। मतलब जैसे कि हम लोग ब्लड क्या करते हैं, चेक कराने के लिए जाते हैं कि हमारे ब्लड में होमोग्लोबिन है कि नहीं है, मतलब सारे जितने भी उसमें एलिमेंट रहने चाहिए वो है कि नहीं है। तो कहीं से भी अगर हम अपने बॉडी के कहीं से भी पार्ट में से अगर ब्लड निकालेंगे तो वो क्या होगा, एक जैसा ही होगा। तो ऐसे ही जो हमारा ये सोल्यूशन है, अगर मैं क्या करती हूँ कि कहीं से भी निकाल रही हूँ, अगर यहाँ से इस कोने से क्या कर रही हूँ, निकाल रही हूँ इसमें, ठीक है, तो जो यहाँ पे सोल्यूशन आ रहा है इसमें जितना शुगर क्या होगा, ऐड होगा, जितना शुगर यहाँ पे होगा उतना ही शुगर इसमें भी होगा और उतना ही शुगर इसमें भी होगा। तो ये क्या हुआ, ये जो सोल्यूशन बना ये किसका है, होमोजीनियस मिक्सर है, मतलब यूनिफॉर्म, एक ही जैसा हर जगह, ठीक है, क्या है, एक ही जैसा हर जगह, ये होता है यूनिफॉर्म सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। मतलब ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया है, शुगर और शुगर प्लस वाटर, ठीक है। यहीं पे अगर हम क्या ले लें, एक बीकर ले लें, उसमें कुछ सैंड रख दे, सैंड के पार्टिकल रख दे और फिर वाटर ऐड कर दे, क्या ये किसका सोल्यूशन है, सैंड प्लस वाटर। क्या ये सैंड प्लस वाटर, तो क्या सैंड प्लस वाटर हमें होमोजेनियस मिक्सर देगा, नहीं देगा, इसलिए हम इसको सोल्यूशन भी नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि अगर देखिए सैंड हम इसमें पोर करेंगे, डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो जो सैंड का पार्टिकल वो क्या होगा, नीचे यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे होल्ड करती हूँ और यहाँ पे कुछ बीकर में कुछ सोल्यूशन मतलब निकाल के यहाँ रख लेती हूँ, कुछ ऊपर से भी मैंने निकाल लिया है, इस बीकर में रख लिया और कुछ यहाँ से भी निकाल लिया है मैंने, ठीक है। फिर इन तीनों को हम लेकर जाएंगे अपने लैबोरेटरी में और चेक करेंगे कि क्या जो सैंड है वो यूनिफॉर्म मिक्सअप हुआ है कि नहीं है, जो सैंड है वो क्या है, इक्वल अमाउंट में है कि नहीं है। तो वहां पे नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो सोल्यूशन वो क्या है, होमोजेनियस सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सर नहीं है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजेनियस मिक्सर का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब उसका यूनिफॉर्म एक जैसा, ठीक। तो सोल्यूशन इट इज होमोजेनियस मिक्सर, ये सोल्यूशन तभी कहेंगे जब उसमें होमोजेनियस मिक्सर होगा, ठीक है। ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, आप दो या दो से ज्यादा भी क्या कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन बना सकते हैं, विच लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो कि अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, लॉस कर देगा, ठीक है। आइडेंटिटी लॉस करने का मतलब क्या हो गया है कि अगर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कुछ शुगर, अगर मैं क्या कर रही हूँ, बीकर है, ये वाटर है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे एक बाउल है, इसमें हमने क्या रखा है, शुगर रखा है, क्या रखा है, शुगर, ठीक है। अगर मैं इसे क्या करूंगी, इंडिविजुअली अगर इसको खाऊंगी, मतलब कोई भी अगर इसको टेस्ट करता है शुगर को, तो वो क्या होगा, कुछ ज्यादा ही मीठा लगेगा, ठीक है, स्वीट लगेगा। फिर अगर मैं इस पानी को पीऊंगी तो क्या होगा, पानी की तरह ही लगेगा। लेकिन जब मैं इन दोनों का मिक्सअप कर दूंगी तो ये इन दोनों का जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिटी थी, वो क्या हो गई, लॉस हो गई, वो खत्म हो जाता है, ठीक है, पूरा नहीं लेकिन कुछ खत्म हो जाता है। तो जब इसको हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे तो जो ये शुगर का स्वीटपन था जो, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि वो लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, और इसको सिंपल मेथड में हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं शुगर और वाटर को क्या कर दी हूँ, मिक्सअप कर दी हूँ, सोल्यूशन बना दी हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि इसको क्या करिए, आप सिंपल मेथड से इसको अलग कर सकते हैं, मतलब शुगर और वाटर को अलग कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी किसकी होती है, सोल्यूशन की होती है, किसकी होती है, सोल्यूशन की होती है। अगर इतनी प्रॉपर्टी कोई भी मिक्सर अगर इतनी प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी रखता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, हम सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। यहीं पे अगर मैं ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ, वाटर ले लिया मैं, ठीक है, और क्या ले लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सॉल्ट। तो सॉल्ट को जब इसमें ऐड ऑन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो यस, ये होमोजेनियस मिक्सचर होगा, जिसकी वजह से इसे हम सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसमें ये जो सोल्यूशन बन रहा है, 2 और मोर सब्सटेंस से भी बन सकता है, 2 से 3 से 4 से ये बन सकता है, ठीक है। जैसे शिकंजी होता है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, वो लोग न्यूट्रिएंट को मिक्सअप करते हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह से वो भी सोल्यूशन हो गया, लेकिन वो क्या हो गया, 2 और मोर सब्सटेंस से वो सोल्यूशन बना हुआ है। आगे समझ में। अब सोल्यूशन क्या होता है, कैसे बनेगा, लेकिन हमको इस चैप्टर में केवल हमको क्या पढ़ना है, बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, तो बाइनरी सोल्यूशन का मतलब ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनरी सोल्यूशन। अगर कहीं पे भी बाइनरी सोल्यूशन आ गया तो अगर आपको पता नहीं रहेगा कि बाइनरी का मतलब क्या होता है तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। तो बाइनरी सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि केवल 2 ही कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट, ठीक है। जो वो सोल्यूशन बना होगा, मतलब अगर मैं एक सोल्यूशन बना रही हूँ, अगर इसको मैं क्या कह दी, बाइनरी सोल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन होगा इसमें केवल 2 कंपोनेंट होगा। क्या होगा, 2 कंपोनेंट होगा। तो किसी भी सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन में, बाइनरी सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, तो वो 2 कंपोनेंट क्या होते हैं, ये 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होते हैं और एक क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक सोल्यूट होते हैं और एक क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। और सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या देते हैं हमको, सोल्यूशन देते हैं। क्या देते हैं हमको, सोल्यूशन देते हैं। आगे समझ में। तो सोल्यूट 2 कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब सोल्यूट किसे कहेंगे, सॉल्वेंट किसे कहेंगे, तो सोल्यूट किसे कहेंगे, जो हमारा लेस क्वांटिटी में होगा। क्या होगा, लेस क्वांटिटी में होगा, लेस क्वांटिटी में, ठीक है। और जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा,
लार्ज क्वांटिटी में होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं क्या करूँ, एक सोल्यूशन है हमारा, सोल्यूशन क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसमें क्या है, इसमें सोल्यूशन क्या है, और ये सॉल्ट प्लस वाटर क्या दे रहा है, एक सोल्यूशन दे रहा है। तो सॉल्ट और वाटर में कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, तो सॉल्ट क्या होगा हमारा, सोल्यूट होगा, क्या होगा, सोल्यूट होगा। ठीक है, और वाटर क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि जब भी सॉल्यूशन हम बनाएंगे वो क्या होगा, वाटर की अमाउंट जो हमारा क्वांटिटी होगा वो ग्रेटर होगा किसके, सोल्यूट के कंपेयर के, मतलब सॉल्ट के कंपेयर देन जो वाटर का क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, इसलिए वो क्या है, सॉल्वेंट, और ये हमारा सोल्यूट है। ऐसे ही अगर हम सैंड प्लस वाटर का, सैंड प्लस अगर वाटर का कोई सोल्यूशन है, ठीक है, तो वाटर क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और सैंड क्या हो जाएगा हमारा, सोल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा शुगर प्लस वाटर भी बन सकता है, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, तो शुगर क्या हो जाएगा हमारा, सोल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि क्या होता है, शुगर प्लस अल्कोहल, सॉरी वाटर प्लस अल्कोहल, H2O प्लस अल्कोहल। ये जरूरी नहीं है कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही होगा, हमको चेक कर लेना है कि वाटर क्या है, कि लेस क्वांटिटी में है कि लार्ज क्वांटिटी में। जैसे कि H2O प्लस वाटर, मतलब वाटर प्लस अल्कोहल अगर हम क्या करें, मिक्सअप करते हैं, तो क्या होता है, अल्कोहल वहां पे सॉल्वेंट होता है और H2O क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो हमको ये नहीं समझ लेना है कि वाटर जहां भी होगा वो सॉल्वेंट होगा, नहीं, उस क्वेश्चन उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि जो क्वांटिटी, अगर लेस क्वांटिटी में अगर वाटर है तो सॉल्यूट होगा, और लार्ज क्वांटिटी में होगा तो वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा कि सोल्यूशन क्या होता है, और सोल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट सॉल्यूट होता है, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट किसे कहते हैं, लेस क्वांटिटी कहते हैं, और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, लार्ज क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं कि 20% इसका ग्लूकोज सोल्यूशन। ठीक है, जो सोल्यूशन हो क्या होगा, उसमें 20% क्या होगा, ग्लूकोज होगा। तो जो भी सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 20% क्या हो गया, मतलब 20 क्या हो गया, सोल्यूट है ये, तो सोल्यूट कौन हो गया, ग्लूकोज, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारा, वाटर होगा, क्या होगा, वाटर होगा। आगे समझ में आ गया। अगर 20% हमारा ग्लूकोज है तो 80% हमारा क्या होगा, वाटर होगा। सोल्यूशन कैसे बनता है, 100% चाहिए, अगर 20% ही है तो 80% वाटर होगा, चाहिए सी बात है। ठीक है, आगे आपको समझ में, तो ग्लूकोज यहाँ पे हमारा सोल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म पे। आप या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब हम किस पे चलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन टर्म, इसी पे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। जो हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें भी हमारा ये कंसंट्रेशन टर्म का बहुत यूज है, इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और कहीं ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम किस पे चलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म पे। कंसंट्रेशन टर्म जनरली हमको 6 कंसंट्रेशन टर्म इस चैप्टर में पढ़ना है, तो कौन कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, वेट बाय वेट, क्या है हमारा, वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, मतलब अगर मास परसेंट कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, परसेंट। ठीक है, मास परसेंट का मतलब हो गया वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय, क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तीसरा क्या होगा हमारा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, चौथा क्या होगा, मोलैरिटी, चौथा क्या होगा, मोलैरिटी। ठीक है, पांचवा क्या होगा, मोलैलिटी। छठवा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। आगे समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हमारे कंसंट्रेशन टर्म है, पहला क्या है, मास परसेंट है, जिसे वेट बाय वेट कहते हैं, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है। ये क्या है, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो अब इसको हम डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो डिटेल में इसको कैसे पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको आपने, आई होप इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करती हूँ। हाँ, एक और बात है, एक और समझ लीजिए कि जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। किस पार्ट में, 2 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्या होगा, वॉल्यूम रिलेटेड होगा, एक क्या होगा, मास रिलेटेड होगा। क्या होगा, एक वॉल्यूम रिलेटेड होगा, और क्या होगा, एक मास रिलेटेड होगा, मास रिलेटेड। ठीक है, अब वॉल्यूम रिलेटेड में
कौन से टर्म आते हैं और मास रिलेटेड में कौन से टर्म आते हैं। तो जो वॉल्यूम रिलेटेड होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और जो ये मास रिलेटेड जो टर्म होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। आगे समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ देगा, कोई भी टर्म दे देगा इसमें से और पूछ लेगा कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आप क्या करेंगे, पहले इसको हम समझ लेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे कि जो वॉल्यूम रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो एक वॉल्यूम रिलेटेड होता है, एक मास रिलेटेड होता है। वॉल्यूम रिलेटेड जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जो मास रिलेटेड होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब जो मास से रिलेटेड होगा जो कंसंट्रेशन टर्म वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जो वॉल्यूम पे है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो देखिए इसमें क्या है, परसेंट बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या होगा, सबसे पहले वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट में, ठीक है। उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम, क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। आ गया, आगे समझ लो। उसके बाद हमारा क्या होगा, मोलैरिटी भी होगा। क्या है हमारा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। और इसमें क्या क्या आएगा, मास परसेंट, क्या आएगा, मास परसेंट, ठीक है, मतलब कि वेट बाई वेट आ गया। और दूसरे में क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और क्या आएगा इसमें, पार्ट्स पर मिलियन, क्या आएगा हमारा, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन हो बिलियन हो, ठीक है। तो ये हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे जितने भी हैं, मतलब वॉल्यूम जिस कंसंट्रेशन में आ जा रहा है वो टेम्परेचर से डिपेंडेंट होगा, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है जिस कंसंट्रेशन टर्म में वो क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड रहने का मतलब क्या है कि अगर ये दिया रहेगा तो उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि इतना सोल्यूशन इतना वॉल्यूम है, मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो क्या इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो हाँ, तो इस वाले जितने टर्म है इस पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इन सब पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका ये मतलब होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब। आगे समझ में। अब हम एक एक को क्या करेंगे, डिटेल लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लें प्लीज। ओके, तो सबसे पहले हम मास परसेंट को समझेंगे कि मास परसेंट क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और सॉल्व कैसे करेंगे। तो मास परसेंट वेट बाय है, तो क्या होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट। आप लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंट भी निकालने हैं, इसलिए हम 100 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ये क्या होता है, मास परसेंट। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वेट बाय वेट पूछ रहा है, मास बाय परसेंट पूछ रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे हम निकालते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे और सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। आप इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कोई और चीज उसका वेट बाय वेट परसेंट है, तो आप कैसे निकालेंगे, जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा तभी तो निकालेंगे। क्वेश्चन में सॉल्यूट दिया रहेगा, सॉल्वेंट भी दिया रहेगा, फिर आपको अप्लाई करना आना चाहिए इस फॉर्मूले के। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल है हमारा, कह रहा है सोल्यूशन ऑफ NaCl, ए सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%, ठीक है। वेट बाय वेट देखिए वेट बाय वेट दिया, इसका मतलब मास परसेंट ही निकालना है। वेट बाय वेट एंड 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन वेट बाय वेट एंड 5 ग्राम NaCl is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका यही होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, है सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। तो NaCl और वाटर का सोल्यूशन बना है, तो NaCl कितना 5% है, किसका, वेट बाय वेट का। 5 ग्राम NaCl है, तो समझ जाना है इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो यहाँ पे सोल्यूशन हमारा दिया है कितना, 100 ग्राम है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाटर यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और ये क्या होगा, सोल्यूट होगा, ठीक है। अगर इसमें नहीं, तो ये दे दिया है, तो इसको अगर अप्लाई करना रहता तो कैसे करते हैं हम, तो 5/100 इंटू 100
कट गया और फिर क्या आ गया हमारा 5% जो कि यहाँ पे दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही अप्लाई करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल फर्स्ट एंड एग्जांपल सेकंड। 10 ग्राम सुक्रोज, 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व in 100 ग्राम वाटर, ठीक है, एंड फाइंड वेट बाई वेट परसेंट। क्या कह रहा है? फाइंड वेट बाई वेट परसेंट। तो कैसे निकालेंगे हम? तो हमको क्या करना है, फॉर्मूला हमको याद रहेगा, ये पता रहेगा तभी अप्लाई करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया इनटू 100%। निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। क्या है? 10 ग्राम मतलब लेस क्वांटिटी में जो होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है, और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। लेकिन ये सोल्यूशन ही बता दिया है 100 ग्राम में, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 5 नहीं 10 होगा, ठीक है, 10 है यहाँ पे। तो 10 अपॉन 100 इंटू 100, ग्राम है, ठीक। ये 10 से 100 खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म, और क्या बचा हमारा? क्या बचा यहाँ पे? 100 ग्राम, सॉरी एक मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे यही कहा है कि 10 ग्राम सुक्रोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। तो ये वाटर ये सॉल्वेंट दिया, तो यहाँ पे हमको ऐड करना है ना, मास ऑफ सोल्यूशन लिखना है, ना कि सॉल्वेंट लिखना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा? 10 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या है? 10 है, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 100। तो 10 प्लस 100 कितना होगा? 110, ठीक, इंटू 100। ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0 कट गया, इसको क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 11। आप इसको डिवाइड करके जो भी आएगा वो क्या होगा हमारा? वही परसेंट होगा। आगे समझ में? आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे मास परसेंट को क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये क्या हो गया? मेरा फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट होता है, हम दूसरे कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं, ठीक है। ओके, इधर कर दें, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा कंसंट्रेशन क्या था? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या था हमारा? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या था हमारा? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालेंगे हम? तो ये दूसरा हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100%। निकाल रहे इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि इज HCl एक्वा सोल्यूशन इज HCl एक्वस। एक्वस मींस क्या होता है? वाटर, मतलब जो सोल्यूशन वो वाटर है। HCl एक्वा सोल्यूशन इज 7 ml HCl is present in 100 ml solution। फाइन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो HCl एक्वा सोल्यूशन इज 7 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन में। तो यहाँ सोल्यूशन दे दिया है, फाइन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है? जो लेस क्वांटिटी में होगा वही हमारा सोल्यूट होता है, तो 7 ml है। सोल्यूशन क्या है हमारा? 100 ml, और परसेंटेज निकालना इसलिए 100। तो ml से ml कट गया, 100 से 100 कट गया, तो क्या हो गया? 7%। तो आगे समझ में कि कैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है तो कैसे हमको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन में अप्लाई करने आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और वॉल्यूम होगा तो या तो लीटर में देगा या मिलीलीटर में देगा, ठीक है। वॉल्यूम में कभी ग्राम किलोग्राम में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा कंसंट्रेशन टर्म क्या है? हमारा वेट बाय वॉल्यूम। क्या है हमारा तीसरा कंसंट्रेशन टर्म? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। इसका क्या हमारा फॉर्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या होगा?
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। परसेंट निकाल इसलिए 100 से हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये हमारा किसका वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट मास ऑफ सल्यूट, तो सल्यूट का वेट लेना है और सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो ए शुगर सोल्यूशन 3 ग्राम ऑफ sugar is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution, ठीक है। दिया है शुगर सोल्यूशन 3 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। फाइंड वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, इसमें जो लेस क्वांटिटी होगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो ये क्या है, शुगर हमारा लेस क्वांटिटी है जो कि 3 ग्राम है, ठीक है। जो कि क्या है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है हमारा, शुगर है जो कि कितना है 3 ग्राम, और सोल्यूशन कितना, वॉल्यूम, सॉरी यहाँ वॉल्यूम नहीं होगा, यहाँ मास नहीं होगा, यहाँ वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक। तो 3 ग्राम ये हो गया, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml, कितना दिया हुआ है 100 ml इंटू 100 कट गया, और ये कितना बचा 3%। मतलब क्या है कि 3% क्या है इसमें शुगर प्रेजेंट है, किसमें, इस सोल्यूशन में, ठीक है। आई होप ये जो तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करती हूँ, अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन पे चलते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट लेना है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है। तो आपको यहाँ समझ आना चाहिए कि कहाँ पे सॉल्यूट मास लेंगे और कहाँ पे हम वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 1-2 एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ए शुगर सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन is 10% weight by volume, find weight by weight percent, ठीक है। डेंसिटी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, मतलब कि ये एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीखेंगे, ठीक है। तो ये शुगर सोल्यूशन इज 10%, किसका, वेट बाय वॉल्यूम का, फाइंड वेट बाय वेट, एंड डेंसिटी हमारा दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। ये हमको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इस इतने का क्या मतलब हुआ, कह रहा है ये शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, क्या कह रहा है, जो शुगर सोल्यूशन है वो 10% है किसका, वेट बाय वॉल्यूम का। तो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम क्या होगा, शुगर, मतलब सल्यूट का यहाँ मास दिया हुआ है, और जो वॉल्यूम किस में आता है, हमेशा ml में आता है, ml में या लीटर में, ठीक है। तो किसमें 100 ml होगा, ठीक है। 100 ml क्या होगा, वाटर ही होगा। आ गया, मतलब इससे हमको ये समझना है कि 10 ग्राम शुगर है और 100 ml वाटर है, ठीक। अब क्या निकालना, फाइन वेट बाय वेट और डेंसिटी निकाल दिया। सबसे पहले हम वेट बाय वेट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लिख लेते हैं। वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो दे दिया है, लेकिन मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे एक कोड दिया है किसका, डेंसिटी का। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है हमारा 100 ml है, और डेंसिटी क्या है हमारा 1.25 ग्राम है। तो मास हमारा निकल जाएगा। तो जब ये मास निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या निकालना, हमको मास निकालना है, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है हमारा 100 है, कितना है 100 है, एंड डेंसिटी कितना है 1.25 है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 ग्राम, क्या हो जाएगा 125 ग्राम। किसका, सोल्यूशन का मास हमारा यहाँ पे आ गया कितना 125 ग्राम। आ गया समझ में। अब क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये किसका फॉर्मूला है, वेट बाय वेट परसेंट का। तो हमको सब कुछ मिल गया, अब हम फॉर्मूले पे रख देते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा 10 है, कितना है 10 है, और मास ऑफ सोल्यूशन कितना निकल के आया 125 और 100 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको फिर
25 4 जा, 25 5 जा एंड 5 2 जा, 4 2 जा 8। तो 8% क्या होगा, वेट बाय वेट हमारा प्रेजेंट होगा। जो भी हमारा सॉल्यूट है वो क्या होगा, 8% उस सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। इसके अकॉर्डिंग वेट बाय वेट के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि अगर एक कंसंट्रेशन टर्म का कुछ नॉलेज दिया है और उसके अकॉर्डिंग दूसरे कंसंट्रेशन में कैसे हमको चेंज कर देना है, तो ऐसे ही करना है। ठीक है, आगे समझ में ये डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत ईजी सा है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप इसको क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं लर्न होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो आप उसको फॉर्मूला को क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है, आगे समझ में। ओके, अब हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन। फोर्थ क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर उसमें मान लीजिए, अब वैसे में भी हम बाइनरी सोल्यूशन का ही, इस चैप्टर में जो भी पढ़ना हमको बाइनरी सोल्यूशन का ही पढ़ना है, तो 2 ही कंपोनेंट आएंगे, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट ही आएंगे। तो हम 2 के अकॉर्डिंग ही इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। मोल फ्रैक्शन होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन, मतलब सोल्यूशन जो होगा a प्लस बी से क्या बना होगा, हमारा सोल्यूशन बना होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अगर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, मतलब जितना भी रहेगा वो क्या करेंगे, वैसे ऐड ऑन करते जाएंगे। तो जनरली हम बाइनरी सोल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये हमारा क्या है, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल हम अभी बता रहे हैं कैसे निकालना है। तो देखिए मोल कैसे निकालना होगा। मोल को हम किससे किससे डिनोट करते हैं, या तो एक्स से ऐसे और या तो ईटा से। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन साइन है। अगर ऐसे भी कहीं लिखा है तो समझ जाना मोल फ्रैक्शन में, और ऐसे भी लिखा है तो समझ जाना वो मोल फ्रैक्शन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 सिंबल होते हैं किसका रिप्रेजेंटेशन, मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे समझ में। यस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मोल कैसे निकालेंगे। मोल निकालने के लिए हमको मोल्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर सोल्यूट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ए लिए है ना, ये का निकाल मोल्स ऑफ ए क्या होगा, तो मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। ठीक है, ऐसे हमारा मोल्स निकल जाएगा। क्या निकलेगा, ऐसे हमारा मोल्स निकलेगा। कि मोल्स ऑफ ए मतलब ये कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ ए और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास को क्लास 10 11 में सिखाया जाता है। अगर नहीं आता है तो अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्या करती हूँ, आपको समझाती हूँ कि कैसे इसको निकालना है। ऐसे ही मोल्स ऑफ ए फिर मोल्स ऑफ बी भी निकालना होगा, तो ऐसे ही निकालेंगे। मोल्स ऑफ बी को भी सेम निकालेंगे कि मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। ठीक है, ऐसे ही निकालना है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। यस, एग्जाम्पल हमारा है, क्या है, आप इसको नोट डाउन कर लिए, मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो एग्जाम्पल जो है हमारा वो क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O6 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। आगे समझ में कह रहा है कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, इथिलीन ग्लाइकोल का, जो कि हमारा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O6 इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। ठीक है, हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, ऐसे सिंबल से। और क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका निकाला, इथिलीन ग्लाइकोल का, जो कि क्या है, ये है हमारा C2
H6O2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इसका C2H6O2, ठीक है। इसका निकालेंगे तो क्या अपॉन इसका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स H2O, ठीक है। तो ये सोल्यूशन किसका है? इथिलीन ग्लाइकोल का है और वाटर का है। किसका है? इथिलीन ग्लाइकोल का है और वाटर का है। तो ऊपर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स C2H6O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स C2H6O2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ये हो गया। अब हमको नंबर ऑफ मोल्स C2H6O2 कैसे निकालना है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स C2H6O2, तो इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? मास ऑफ C2H6O2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6O2। तो मास ऑफ C2H6O2 इसमें कहाँ दिया हुआ है? तो यहाँ पे ये दिया है। इससे समझ में आना चाहिए कि इसमें हमको मास ऑफ C2H6O2 क्या दिया है। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास है। तो 20 क्या है? 20 ग्राम हमारा C2H6O2 है और वाटर क्या है? 80 ग्राम है, ठीक है। वो क्या होगा? हमारा H2 होगा, ठीक है। तब इन दोनों को मिला के फिर 100 ग्राम का क्या बन रहा था? हमारा सोल्यूशन बन रहा था। आगे समझ में? इस लाइन को देने का मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम क्या है हमारा ये और 80 ग्राम हमारा वाटर है। तो मास आप तो इसका मास तो पता चल गया क्या है हमारा? 20 है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? तो जैसे C2 है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, कार्बन है तो कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। कितनी बार है? 2 है, तो क्या करेंगे? 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 कितना है? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और फिर प्लस कर देना है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। कितनी बार है? 2 बार है, तो × 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 अपॉन और 12 2 24, 24 प्लस 6 30 और 32, तो कितना होगा हमारा? 62। कितना हो रहा हमारा? 62, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा तो क्या आएगा हमारा? ये समझ आया कहाँ से आ रहा है? यही होता है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया होगा ऐसे इसी का मास रख के हम क्या कर देते हैं? सबका एडिशन कर देते हैं। तो ये C2 है, कार्बन है, तो कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। कार्बन कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर प्लस हाइड्रोजन का मास 1 कितनी बार में है? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या है? मास 16 होता है। कितनी बार में है? 2 बार में है। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है हमारा 62 आ रहा है और ये आ रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मतलब ये निकलेगा हमारा, ठीक है। क्या निकलेगा? ये निकलेगा। आगे समझ में? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा हमारा? 0.322 मोल ये आएगा हमारा, ये आएगा, ठीक है। आप इसको साइड में लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करती हूँ। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स इसका निकल गया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकालना है हमको। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो क्या होगा? मास ऑफ H2O क्या होगा? मास ऑफ H2O अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ठीक है। तो मास ऑफ H2O कहाँ पे है? ये है, तो क्या है मेरा? 80 हो गया। और मॉलिक्यूलर मास क्या है? H2O है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, कितनी बार है? 2 है, प्लस और ऑक्सीजन का कितना होता है? कितना हो जाए? 16। एक बार है तो 16 मिल जाए 16, तो क्या हो जाएगा? 80 अपॉन 80। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 4.444 मोल आ रहा है, ठीक है। ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये निकल गया। अब हमको निकालना क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मतलब इसको निकालना। तो इसका क्या होगा? मोल फ्रैक्शन N, जो कि मैंने फॉर्मूला लिखा था कि क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स C2H6O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ये होगा। तो ये हमारा दिया हुआ नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल के आया? यहाँ पे निकल के आया है, तो इसको लिख लेंगे हम 0.322 और ये क्या होगा? यही चीज लिखा है 0.322 प्लस वाटर का क्या है हमारा? 4.44 आ गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे मतलब इसको ऐड करके हमको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो ऐड करके जब डिवाइड करेंगे हमारा तो क्या निकल के आएगा? 0.932, ये आएगा हमारा 0.932, ये आ गया हमारा। ये हमारा आ रहा है क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। अगर ऐसी कोई इसमें वाटर का भी पूछ लेगा तो एक रिलेशन होता है, क्या होता है कि जो यहाँ पे दिया होगा वो क्या होगा? 1 माइनस XA, ठीक है। 1 से माइनस इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा? X भी हमको मिल जाएगा। ये हमारा क्या एक रिलेशन है इसमें, किसमें? मोल फ्रैक्शन का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये पता है तो आपको इसको निकालने के बाद आपको दूसरा नहीं निकालना पड़ेगा इसी से। अगर x से पता है तो x भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो x से हमारा पता है, तो जब हम क्या करेंगे? 1 माइनस
1 माइनस 0.932 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये वाटर का मोल फ्रैक्शन है तो क्या आ जाएगा 0.93, सॉरी ये इतना नहीं आ रहा है, 0.068 आ रहा है, ठीक है। और 0.068 आ रहा है तो क्या करेंगे हम 1 माइनस 0.068 जब करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.9392। तो पता चल गया ये क्या है एक्स बी है और ये क्या था हमारा एक्स ए था, क्या है एक्स ए, मतलब ये C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन है और ये किसका है वाटर का है मोल फ्रैक्शन। समझ आया कि कैसे मोल फ्रैक्शन निकालना है। दिया था कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इतना है, इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इतना। तो सबसे पहले हमको इसका फॉर्मूला लिख लिए हैं, तो जब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स C2H6O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ये हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, हमारा मास ऑफ जो भी एलिमेंट निकालना है वो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो ये इसका मास कहाँ से निकाले हैं, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब इस लाइन के हेल्प से हम हमारा मास निकल गया कि 20 ग्राम क्या हमारा ये है तो 80 ग्राम हमारा H2 होगा। तो दे दिया है सॉल्यूट का हमारा, इससे मास पता चल गया है, ठीक है। तो यहाँ मास लिख लिए हैं, फिर इसको हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो इन सबका जो सेपरेट मास होगा ऐसे निकाल के ऐड कर देते हैं तो लोग इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। फिर इसको निकाला, ये आया, ये क्या है हमारा मोल सभी आया है, ठीक है। ऐसे ही हम वाटर का भी निकाले हैं, क्या निकाले हैं वाटर का भी यहाँ पे निकाल लिए हैं तो ये आया है, ठीक। अब हम क्या किए हैं नंबर ऑफ मोल्स हमारा ये इसको यहाँ रखे हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स C2H6O2 फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इन दोनों को सॉल्व किए, मेरा इतना आ गया। तो ये किसका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6O2, मतलब ये मोल फ्रैक्शन उसका है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था हमारा मोलैरिटी, क्या था हमारा मोलैरिटी। क्या है हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी है, क्या है हमारा मोलैरिटी है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होता है, पांचवा जो भी हमारा मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल आपको निकालने आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हर एक एग्जांपल में आ रहा है मोल। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इसका स्पेसिफिक कंडीशन है कि जो वॉल्यूम होना चाहिए वो लीटर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है किसका मोलैरिटी का। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स कैसे निकालते हैं हम, तो मोल्स निकालते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास तो क्वेश्चन में दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना होता है, जो भी हमारा एलिमेंट होगा कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना होता है। तो कैसे निकालना ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स कैसे निकलता है, तो मोल्स होगा हमारा मास होगा अपॉन मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम होना चाहिए लेकिन किसमें लीटर में होना चाहिए, अगर ml में दिया तो आप उसको लीटर में क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। इसी का एक और एग्जाम्पल, एक और फॉर्मूला कह सकते हैं, कैसे, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में है तो क्या करेंगे हम ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ml अगर लीटर में है तो 1000 से, अगर लीटर में है तो उन 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में है तो उसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा और फॉर्मूला है, ये दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। तो एक क्वेश्चन है हमारा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml, ठीक है। क्या हमारा 450 ml है। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 440 ml। तो सबसे पहले अगर मोलैरिटी बोल रहा है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया वो लीटर में है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ ml में दिया है। तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। आगे समझ में
तो क्या दिया है, NaOH है ना, NaOH है। तो मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 5 ग्राम। क्या दिया हुआ है, हम इस यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा ये 5, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो ये क्या है हमारा सोडियम है जो कि होता है 23, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एंड हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 40 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा 40 आ रहा है। 1 6 6 1 7 3 10 0 एंड 2 3 4, हाँ 40 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा 40 आ रहा है। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, ठीक है। फिर क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड वॉल्यूम लेना है। तो वॉल्यूम किसमें ml में, तो जब ml में होगा तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 450 इंटू 1000, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 0 0 खत्म हो गया, ठीक है। एंड 5 से अगर इसको कट करते हैं तो 90 होगा, 1 0 ये खत्म हो गया, और किसी कटेगा, अगर इसको 2 से कट करेंगे 2 सा एंड 5 सा, और तो कुछ कटने वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 9 2 80। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आने का मतलब 0.278 m, ठीक है। हम मोलैरिटी को कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml, ठीक है। तो मोलैरिटी का सबसे पहले हम फॉर्मुला लिखे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लीटर में होना चाहिए, तो यहाँ ml में दिया है, तो ml में कैसे चेंज करेंगे इस चीज को, तो 450 को अगर ml लीटर में चेंज करना तो 1000 से डिवाइड करेंगे हम। तो जब 1000 से क्या करेंगे वॉल्यूम, तो डिवाइड करने पर हमारा ये क्या आएगा, जो भी आएगा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, क्या निकाले हम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना था, NaOH का, जो कि ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। इसको जो भी इसके मास को, मतलब सारे को सेपरेट मास लिखकर हमको क्या करना रहता है, एडिशन करना। तो सोडियम का 23 होता है, और ऑक्सीजन का 16, और हाइड्रोजन का 1, इन सबको ऐड के 40 आ गया। तो 5 अपॉन 40 हो गया, और इंटू 1000 अपॉन 450। 1000 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ml में था, तो लीटर में हमेशा हमारा जो वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। तो ये ml में था तो इसको चेंज किया लीटर में, इसीलिए हम क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई किए। इसको सॉल्व किया, मेरा ये आया है। और मोलैरिटी को कैपिटल M से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है, मोलैरिटी हो गया। अब क्या होगा, मोलैरिटी। क्या है हमारा, मोलैरिटी। ये हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी। तो आप इसको नोट डाउन कर लिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब हमारा क्या आ गया, मोलैरिटी। मोलैरिटी में बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है। तो इसको, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारा मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। देखिए मोलैरिटी, मोलैरिटी में क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसमें भी था, इसमें भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था किसमें, लीटर में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये सबसे हटके है, नीचे सोल्यूशन भी नहीं है। और बाकी जितने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा मैंने वो सोल्यूशन ही नीचे आ रहा था, या तो वॉल्यूम या तो मास, सोल्यूशन ही आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये याद रखिएगा, यही डिफरेंस है कि मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, मोलैरिटी में मास आता है, ठीक है। तो वहाँ लीटर में, यहाँ kg में, ठीक है। इसका एक और मतलब इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मास ऑफ सॉरी सॉल्वेंट नहीं होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो मास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेट लेना तो वेट W से भी करते हैं और M को M से, ठीक है। छोड़िए उसको मत जानिए, बस इतना ही जानिए, ये आपके काम का है। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस पे भी एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में हम निकाल रहे थे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड
ठीक है, इथेनोइक एसिड है जो कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कह रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड एंड CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसका मोलैरिटी पूछा है, तो इथेनोइक एसिड का पूछा है। तो मोलैरिटी ऑफ CH3COOH का क्या हो जाएगा, क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट यही होगा। ठीक है, और सॉल्वेंट मेरा यही है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे हम, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2.5 ग्राम है। कितना है, 2.5 ग्राम है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेनोइक एसिड का क्या होगा, कितनी बार है कार्बन, दो बार है। कार्बन का कितना मास होता है, 12 होता है। तो कितना हो जाएगा, 12 × 2 प्लस फिर क्या है हमारा हाइड्रोजन है, कितनी बार, 4 बार है। और इसका मास कितना होता है, 1 होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। कितनी बार है, 2 बार है। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किसके लिए निकाल रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ CH3COOH, इसके लिए हम ये निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 60 आएगा। तो 2.5 अपॉन 60, और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0.0417, ये आ रहा है हमारा। ठीक है, आगे समझ में, ये कैसे निकाला मैंने। तो ये मोल्स ऑफ CH3COOH क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, मतलब ये जितना होगा मास, इसको सबको निकाल के ऐड कर देना है। ठीक है, तो CH3COOH हो गया ये, हो गया ये। अब हमको मोल्स मिल गया है सॉल्यूट का। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरा, यही है, 0 पॉइंट है हमारा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा 0.0417 है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो किस में दिया है, ग्राम में दिया है। तो क्या करेंगे, 100 से उनको डिवाइड करेंगे हम। तो 75 अपॉन 1000 होगा। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो 0.0417 अपॉन 75 × 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 0.556। क्या आएगा, 0.556 m। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं किसको, मोलैरिटी को। आई होप आपको पूरा कंसंट्रेशन टर्म समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा, हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे जाएंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर आने के बाद उसको भी पढ़ लीजिएगा। ओके।